एपिसोड है भाजपा और अमेरिका के संबंध को लेकर। ये कोल्ड वार की पॉलिटिक्स के साथ में कैसे भाजपा अपने को इंटीग्रेट करती रही है। नॉर्मली हमारे यहाँ लोगों ने सब लोग जानते हैं कोल्ड वार की पॉलिटिक्स में दो खेमे बन गए थे। एक खेमा वह था जो सोवियत संघ या समाजवादी देशों के साथ था, गुटनिरपेक्ष आंदोलन था, और दूसरा खेमा था जो अमेरिका और नाटो के साथ था। ये माना गया कि ये आभास भी दिया यहाँ लोगों ने, भाजपा के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने, जनसंघ के लोगों ने, कि वे तो बस राष्ट्रभक्ति में डूबे हुए हैं और उनको राष्ट्र के अलावा और कोई चीज़ दिखाई नहीं देती। ये बात एसेंशियली गलत है। आरएसएस, हिंदू महासभा और विश्व हिंदू परिषद, बाद में जनसंघ और अभी मौजूदा भारतीय जनता पार्टी, इन सभी संगठनों के बीच में एक बुनियादी एलिमेंट है जो कि कोल्ड वार की पॉलिटिक्स से और खासतौर पर अमेरिकी पॉलिटिक्स से इनको जोड़ता है। हम सब लोग लोकतंत्र में स्वतंत्रता की मांग करते हैं, नागरिक अधिकारों की स्वतंत्रता की मांग करते हैं, संवैधानिक स्वतंत्रता की मांग करते हैं, लेकिन ये जो संगठन हैं आरएसएस, जनसंघ, हिंदू महासभा, विश्व हिंदू परिषद या भारतीय जनता पार्टी, इनकी ब्यूटी यह है कि ये लोग सिर्फ धार्मिक स्वतंत्रता की मांग करते हैं और बाकी सभी स्वतंत्रताओं को नेगेट करते हैं, अस्वीकार करते हैं। हाँ, अपनी सुविधा देखते हैं तो लोकतंत्र चिल्लाते हैं, लेकिन जब सत्ता में होते हैं तो सिर्फ धार्मिक स्वतंत्रता पर जोर देते हैं। पहले दिन से, जब से कोल्ड वार की राजनीति शुरू हुई, तब से लेकर आज तक, पहले जनसंघ और उसके बाद में भाजपा और इनकी जो मां है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इनकी ये कॉमन नीति रही है कि हम सोवियत संघ के दोस्त नहीं हैं, हम कम्युनिस्टों के दोस्त नहीं हैं, और इन्होंने इसको अक्षर से पालन किया। दिलचस्प बात यह है कि आरएसएस, हिंदू महासभा, विश्व हिंदू परिषद टाइप जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक तरफ तो धार्मिक स्वतंत्रता की मांग करते हैं और दूसरी तरफ मार्केट इकोनॉमी का विरोध करते हैं, कंज्यूमरिज्म का विरोध करते हैं, जो कि संभव ही नहीं है। अगर धार्मिक स्वतंत्रता होगी तो वो सिर्फ एक ही शर्त पर होगी कि बाजार को स्वतंत्रता हासिल है कि नहीं है, उपभोक्तावाद को स्वतंत्रता हासिल है कि नहीं है, क्योंकि कोल्ड वार की पॉलिटिक्स में ये एक पैकेज है, कंज्यूमरिज्म की स्वतंत्रता और धार्मिक स्वतंत्रता। अब आप चाहें तो इसमें लोकतंत्र की स्वतंत्रता का भी आनंद ले सकते हैं, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता उपभोक्तावाद की स्वतंत्रता के कॉस्ट पर संभव नहीं है। तो ये इनके बीच में एक बुनियादी कंट्राडिक्शन है। एक जमाने में ये बार बार कहते हैं ना कि हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जब विदेश मंत्री हुआ करते थे, क्या कहते थे वो कहते थे कि हम गुटनिरपेक्षता के पक्ष में नहीं हैं, हम जेन्युइन गुटनिरपेक्षता के पक्ष में हैं। ये जेन्युइन क्या होता है? ये वैसा ही है जैसे आपने कभी देखा हो कि खाने की दुकान पर लिखा हो यहां शुद्ध देसी घी के पराठे मिलते हैं। अरे देसी घी तो देसी घी, उसको शुद्ध लिखने की जरूरत क्या है? नॉन अलाइनमेंट या गुटनिरपेक्षता तो स्वयं में ही अपने आप में एक मुकम्मल कॉन्सेप्ट है। उसमें जेन्युइन जोड़ने का मतलब यह है कि कुछ घोटाला है, और ये जो जेन्युइन के नाम पर जो घोटाला था, वो घोटाला क्या था? अमेरिका के तरफ गुटनिरपेक्षता को, भारत की विदेश नीति को घुमाओ।
और जो गुटनिरपेक्षता की जो नीति थी उससे विदेश नीति को एकदम विमुख बनाओ। इन दिनों वो क्लाइमैक्स पर है। जब ये जेन्युइन नॉन अलाइनमेंट की बात कही गई तो उस समय बीजेपी के लोगों ने अफगानिस्तान में सोवियत संघ के हस्तक्षेप का विरोध किया था। और जब वे सोवियत संघ के हस्तक्षेप का विरोध कर रहे थे तो वे एक मुसीबत में फंस गए। तो उन्होंने एक शिफ्ट लिया अपनी विदेश नीति में, जो अभी भी है। अब भाजपा की विदेश नीति में राजनीति प्रमुख नहीं है, नैतिकता प्रमुख है। और वे कहते हैं, ये बीजेपी के प्रस्ताव से मैं कोट कर रहा हूं जो 1980 में पास हुआ, वे कहते हैं कि हम सभी किस्म के वर्चस्व के रूपों का विरोध करते हैं। हमने तो आज तक कभी अमेरिका के खिलाफ में एक भी स्टेटमेंट नहीं देखा बीजेपी के किसी नेता का। मोदी के मुंह से तो आवाज ही नहीं निकलती, अटल बिहारी वाजपेयी के मुंह से आवाज नहीं निकली अमेरिका का विरोध करते हुए। तो सभी किस्म के वर्चस्वों के विरोध का मतलब क्या है? भाजपा का जो विदेश नीति का जो डायरेक्शन है, जो कोल्ड वार से प्रेरित है, अमेरिका के दृष्टिकोण से नाविनालबद्ध है इस समय जो हमारी विदेश नीति है। अमेरिकी कोल्ड वार का जो प्रमुख एलिमेंट है वो है प्रोपेगेंडा। और प्रोपेगेंडा मतलब असत्य का प्रचार। कोल्ड वार ने असत्य के प्रचार को एक महत्वपूर्ण राजनीतिक अस्त्र के तौर पर विकसित किया। नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभालने के बाद गृह नीति से लेकर विदेश नीति तक प्रोपेगेंडा का जम के इस्तेमाल किया। और प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल का मतलब यह है असत्य के प्रचार का इस्तेमाल करना। और दूसरी चीज जो कि और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो कोल्ड वार की पॉलिटिक्स का के पैकेज का हिस्सा थी, वो ये कि आप अमेरिका का अनुकरण करते हैं कि नहीं करते। अमेरिकी जो कोल्ड वार है, उस कोल्ड वार में किसी भी किस्म के एक्शन, अमेरिका के खिलाफ में कोई एक्शन नहीं होगा, कोई प्रतिवाद नहीं होगा। इसलिए आप देखेंगे कि आरएसएस, हिंदू महासभा, बीजेपी, जनसंघ, किसी ने भी अमेरिकी एम्बेसी पर कभी कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी कोई जुलूस अमेरिका के खिलाफ नहीं निकाला। क्योंकि कोल्ड वार के पैकेज का यह हिस्सा है कि अगर आप हमारा समर्थन करते हैं तो हमारे खिलाफ में कभी प्रतिवाद नहीं करेंगे, कभी रैली जुलूस नहीं निकालेंगे, कभी किसी भी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय फोरम पर अमेरिकी नीति का निषेध नहीं करेंगे। क्लासिक एग्जाम्पल है ये जो यूक्रेन और रूस का मामला। इसमें अमेरिका का खुल के विरोध करना चाहिए भारत को। अगर वो जेन्युइन नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को मानता है, न्यूट्रल नहीं रह सकते हम। अमेरिका जिस तरह से, नाटो जिस तरह से यूक्रेन को युद्ध में झोंक रहा है, उसका खुल के विरोध किया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा तो नहीं कर रहे आप, कोई प्रोटेस्ट नहीं। यहां तक कि अमेरिकी दृष्टिकोण का बातचीत प्रतिरोध भी हमारा विदेश मंत्री संयुक्त राष्ट्र संघ की मीटिंग में नहीं करता। एक और चीज है जो कि कोल्ड वार की पॉलिटिक्स के पैकेज के तौर पर, अमेरिकी अनुकरण के तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने विकसित की है, आरएसएस ने विकसित की है।
वो ये कि कोल्ड वार में एक शब्द का बहुत ही गहरा निषेध है। वहां सद्भावना शब्द की विदेश नीति में कोई जगह नहीं है। भारतीय विदेश नीति का ये एक बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट रहा है कि हमारे पड़ोसी देशों के साथ सद्भावनापूर्ण मित्रतापूर्ण संबंध होंगे। नरेंद्र मोदी ने धीरे धीरे अमेरिकी अनुकरण के रास्ते पर जाते हुए विदेश नीति के पैकेज से सद्भावना पदबंध को ही निकाल के बाहर कर दिया। अब हमारे अपने पड़ोसी देशों से, खासतौर पर पाकिस्तान और चीन के साथ में कोई सद्भावनापूर्ण संबंध नहीं है। पहले की स्थिति सोचिए आप, नरेंद्र मोदी के आने के पहले 1962 में युद्ध हुआ, उसके बावजूद हमने चाइना के साथ में डायलॉग किया, संवाद किया, मित्रतापूर्ण संबंध बनाए। हमारी जमीन उनके कब्जे में थी, इसके बावजूद हमने उनके साथ में सद्भावनापूर्ण संबंध बनाए। पाकिस्तान के साथ में दो युद्ध हुए, 65 का हुआ, 71 का हुआ, इसके बावजूद पाकिस्तान के साथ में हमने डायलॉग बंद नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमारी पॉलिसी थी कि हम अपने मित्र राष्ट्रों के साथ में, पड़ोसी देशों के साथ में मित्रतापूर्ण संबंध बनाएंगे और सद्भावनापूर्ण संबंध बनाएंगे। अमेरिकी जो कोल्ड वार की पॉलिसी है उसमें सद्भावना का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अमेरिका किसी भी देश के साथ सद्भावनापूर्ण संबंध नहीं बनाता, बल्कि वर्चस्व का संबंध बनाता है। एक अन्य चीज जो कि बहुत ही मजेदार चीज है, आपने एक चीज नोटिस की होगी, नरेंद्र मोदी विदेश में जहां भी गए वहां वे अपने साथ में भारत की सांस्कृतिक टीम लेके गए। अपने पब्लिक मीटिंग करते थे, वहां डांस ड्रामा होता था, वहां नाच गाना होता था और वो अपना भाषण देते थे। इसका मतलब क्या है? क्या एक तरफा होता है? ये जो संबंध है जिसे हम लोग अंतर स्थानीय सांस्कृतिक कूटनीति के कॉन्सेप्ट के जरिए समझ सकते हैं, इसके तहत आप अपने देश की कल्चर को दूसरे देश में ले जाते हैं, अन्य से जोड़ते हैं। वहां स्थानीयता को उभारने की कोशिश करते हैं, उसका प्रदर्शन करते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी ये करते हुए जब वो अपने यहां से कल्चरल ट्रूप्स ले जाते हैं, जिसका कि वे प्रदर्शन करके कहते हैं कि वे लोकल संस्कृति, भारत की जो संस्कृति है उसका यहां नमूना पेश कर रहे हैं। सवाल किया जाना चाहिए कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद उनके बजट में संस्कृति के क्षेत्र का बजट घटा है या बढ़ा है? लोकल संस्कृति के संरक्षण, पल्लवन के विकास के लिए बजट घटा या बढ़ा है? अगर स्थानीय संस्कृति का विदेशों में इतना ही गुणगान करना है तो कायदे से उसका बजट यहां बढ़ना चाहिए। लेकिन हुआ उल्टा, नमूने के लिए वहां हमारे सांस्कृतिक ग्रुप प्रदर्शन के लिए ले जाए जाते थे और नरेंद्र मोदी के भाषण के पहले और बाद में उनके कार्यक्रम होते थे। लेकिन भारत में संस्कृति के क्षेत्र में बजट में लगातार कटौती होती चली गई। एक और चीज, ये वन वे ट्रैफिक तो नहीं है। ये जो कल्चरल जो आप डिप्लोमेसी करते हैं, ये वन वे ट्रैफिक तो नहीं है। आपने कभी चाइना, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अमेरिका, इनके जो लोग यहां आए, उनके कल्चरल ग्रुप्स को भारत में आमंत्रित क्यों नहीं किया? क्यों नहीं उनका एक्सचेंज कराया, कल्चरल एक्सचेंज यहां पर? क्यों नहीं उनके पब्लिक शो कराए?
अभी आपको लगता है कि G20 की आपके पास में सदारत है तो आप भाषण कराएंगे। अरे अरे G20 देशों के सांस्कृतिक ग्रुपों को बुलाइए, सांस्कृतिक संगठनों को बुलाइए और उनसे कहिए कि वे भारत में परफॉर्म करें। तो आप कर क्या रहे हैं? विदेशों की संस्कृति भारत में नहीं आएगी, भारत की संस्कृति विदेशों में जाएगी, खाली वन वे ट्रैफिक। और भारत में जो संस्कृति है उसके विकास के लिए हम फूटी कौड़ी नहीं देंगे। सिर्फ एक नमूना बता रहा हूं संस्कृति का। एजुकेशन बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें 15% बजट में कटौती की जा चुकी है। अगर आप अपने सांस्कृतिक ट्रुपों को बाहर ले जाते हैं और आप लोगों को ये कहते हैं कि आप ट्रांसनेशनलिज्म का प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी नेशनल कल्चर और नेशनलिज्म के जो आइकॉन हैं उनको वहां ले जाके प्रदर्शित कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये ट्रांसनेशनलिज्म, वन वे ट्रैफिक, ये क्या है? क्या कभी सामान्य तौर पर एक दूसरे देशों के बीच में सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ाने की कोशिश की गई? नहीं। क्यों? क्या दिक्कत है? नरेंद्र मोदी को हिंदी से बहुत प्यार है, आरएसएस को हिंदी से बहुत प्यार है। पूछा जाना चाहिए नरेंद्र मोदी के पिछले 10 साल के 9 साल से ऊपर होने को आया, 9 साल के शासन में हिंदी के विकास पर, हिंदी के उत्थान पर एक सिवाय इवेंट आयोजित करने के हिंदी दिवस के क्या खर्चा किया गया? क्या नए प्रोफेसर पोस्ट क्रिएट किए गए हिंदी में जो कि विदेशों में पढ़ाएं? क्या हिंदी की चेयर क्रिएट की गई? नहीं। क्या कल्चरल एक्सचेंज के जरिए अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, इनके भाषाओं की पोस्ट भारत में क्रिएट की गई? नहीं। तो ये कैसी सांस्कृतिक कूटनीति है जो वन वे चलती है, एक तरफा सिर्फ कम्युनिकेट करती है? नहीं, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है। और यही वह चीज है जो कि कोल्ड वार का एक तरह से मूलाधार है कि आप सब्सटेंशियली सारवान तौर पर कुछ न करें, लेकिन प्रोपेगेंडा का तौर पर यह दिखाएं कि आप बहुत कुछ कर रहे हैं। एक अन्य चीज है जो कि बहुत ही जरूरी है, जिसका कि जिक्र किया जाना चाहिए कायदे से। अनेक बार कहा है नरेंद्र मोदी ने, उनके पहले भी लोग कहते रहे हम अच्छे पड़ोसी चाहते हैं, लेकिन अच्छे पड़ोसी के लिए खुद भी तो अच्छा होना होता है। पड़ोसी उदार बने इसके लिए पहले जरूरी है कि आप खुद उदार बने। आप बड़े हैं, भारत बड़ा देश है, उसकी ज्यादा बड़ी भूमिका हो सकती है, लेकिन आपने वह बड़ी भूमिका अदा नहीं की। अमेरिका कोल्ड वार के तहत यह चाहता है कि भारतीय उपमहाद्वीप के देशों में आंतरिक और विदेश नीति के स्तर पर अशांति और टकराव बने रहें। और यह अशांति और टकराव, देश में अशांति, भारत में कोई राज्य नहीं है जहां पर के पीसफुल ढंग से लोग रहते हों। कोई देश नहीं है पड़ोसी जिसके साथ में आपके अंतर विरोध न हो, टकराव न हो। वैसी स्थिति में किसके रास्ते पर देश जा रहा है और किसके रास्ते पर हमारी विदेश नीति जा रही है? वही कोल्ड वार की जो पॉलिटिक्स है उसके रास्ते पर, जिसे कंट्रोल अमेरिका के नीति निर्धारक करते हैं, अमेरिका के बहुत बड़े संगठन है वे करते हैं।
तो हमारे यहाँ जो विदेश नीति के तमाम किस्म के स्टेटमेंट आए दिन सुनने को मिलते हैं, उस तरह के स्टेटमेंट को, उसमें एक आखिरी पहलू बता रहा हूं जो कि बहुत ही खतरनाक पहलू है, जो कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद में बहुत तेजी से फ्लरिश किया है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की यह नीति रही है कि हम शांतिपूर्ण विकास पर जोर देंगे। अमेरिकी विदेश नीति और कोल्ड वार की पॉलिटिक्स, शीत युद्ध राजनीति का जोर इस बात पर रहा है कि जगह जगह प्रत्येक देश में सैन्यवाद को बढ़ावा दिया जाए। नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभालने के बाद सिस्टमैटिकली शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को ठेंगा दिखाते हुए भारत के अंदर सैन्यवाद के विकास और सैन्यवाद पर जोर, सबसे अधिक सैन्यवाद का प्रोपेगेंडा करके अमेरिका के अभिलषित लक्ष्य की पूर्ति की है। भारत को शस्त्र नहीं, शांति चाहिए। आप हथियारों के ऊपर जितना पैसा खर्च कर रहे हैं, उतने पैसे से हिंदुस्तान के बच्चों की अशिक्षा खत्म हो सकती है। हिंदुस्तान में बड़ी संख्या में बच्चे बिना कोई पैसा खर्च किए ग्रेजुएट बन सकते हैं, लेकिन आपकी यह चिंता नहीं है। आपकी चिंता यह है कि भारत को ज्यादा से ज्यादा कैसे आधुनिक शस्त्र और अस्त्र से सुसज्जित किया जाए। और यह जो नीति है, यह नीति कोल्ड वार के फ्रेमवर्क की एकदम आइडियल नीति है कि तुम अपने देश में नेशनलिज्म के नाम पर सैन्यवाद को उभारो और सैन्यवाद का आस्वादन लेने के लिए लोगों को मजबूर करो। और यही वह जगह है जहां से कि आम जनता को अमेरिका की कैद में पहुंचाने का काम ये जो ग्रुप है, जो सत्ता में है, वो कर रहा है। और ये बहुत ही खतरनाक चीज है। आप हिंदू बनिए, आप मुसलमान बनिए, आप सिख बनिए, आप ईसाई बनिए, लेकिन आप अमेरिका के गुलाम तो मत बनिए। सैन्यवाद की ओर भारत के बढ़ते हुए कदम शीत युद्ध राजनीति के अभिलषित लक्ष्यों की पूर्ति की दिशा में उठाए गए कदम हैं। इनका भारत की गुटनिरपेक्ष नीति से कोई संबंध नहीं है। भारत की जो अब तक पार्लियामेंट से सर्व स्वीकृत जो विदेश नीति रही है, उसके दृष्टिकोण से कोई संबंध नहीं है। और यही वह जगह है जो कि हमारे लिए चिंता की चीज है, और यही वह जगह जहां से कि लोकतंत्र के लिए खतरे पैदा हो रहे हैं। भारत जितना सैन्यवाद की तरफ जाएगा, आप तय मानिए, उतना ही लोकतंत्र कमजोर बनेगा, उतनी ही देश में गरीबी बढ़ेगी, भूखमरी बढ़ेगी, क्योंकि पैसे तो उतने ही हैं आपके पास। आप चाहे हथियार खरीदने पर खर्च कर लीजिए, चाहे बच्चों को पढ़ाने पर खर्च कर लीजिए। तो आपने तय कर लिया है कि आपको हथियार खरीदने हैं, आपको बच्चों को नहीं पढ़ाना है। अमेरिका तो यही चाहता है कि भारत एक अशिक्षित राष्ट्र के तौर पर, एक कंगाल राष्ट्र के तौर पर खड़ा रहे। हथियार हों उसके पास में, लेकिन वो भूखे नंगे हों। और ये जो भूखे नंगे हथियारबद्ध समाज की जो परिकल्पना है, ये परिकल्पना कोल्ड वार की पॉलिसी का हिस्सा है। क्रमशः हम इस दिशा में जा रहे हैं और ये चिंता की चीज है। इससे निकलने की जरूरत है। हमें हथियार नहीं, हमें शांति चाहिए। हमें हथियार नहीं, हमें शिक्षा चाहिए। हमें हथियार नहीं, हमें रोजी रोटी रोजगार के साधन चाहिए, नौकरियां चाहिए। जब आप इस दिशा में जाएंगे तो कोल्ड वार का ऑटोमेटिकली स्वतः स्फूर्त प्रतिरोध पैदा होगा। और हमें इसी दिशा में सोचना चाहिए, क्योंकि सैन्यवाद लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक चीज है। और यह सैन्यवाद अब एक एजेंडे के तौर पर नरेंद्र मोदी ने अपनी गृह नीति और विदेश नीति के एक इंटीग्रेटेड अंग के तौर पर विकसित करके हमारे सामने स्थापित कर दिया है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि इसमें हिंदुस्तान के लोकल जो इजारेदार घराने हैं, वे शामिल कर दिए गए हैं। तो अब हिंदुस्तान का जो इजारेदार घराने कल तक कोल्ड वार के बाहर थे, आज वे कोल्ड वार का हिस्सा हैं। तो खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया। कल तक पूंजीपति की रुचि सैन्यवाद में नहीं थी। वो कारखाने लगाता था, वो बाजार में जाता था, वो व्यापार करता था,
वो तेल में लगा हुआ था, वो गैस में लगा हुआ था, लेकिन अब वो हथियार बनाने में लगा हुआ है। तो पूंजीपति वर्ग को भी आपने एक नए धंधे में लगा दिया, हथियार बनाने के धंधे में। जो पूंजीपति हथियार बनाएगा, वो पूंजीपति लोकतंत्र के लिए वोट मांगने वालों को धन देगा, चंदा देगा। वो चाहेगा कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र रहे? कभी नहीं। इसलिए लड़ाई बहुत पेचीदा हो गई है। सैन्यवाद लोकतंत्र का एकदम विलोम है। इससे भारत ताकतवर नहीं बनेगा, भारत और ज्यादा कंगाल बनेगा और बहुत ज्यादा कमजोर बनेगा। और यही वह जगह है जहां पर अमेरिका चाहता है कि भारत पहुंचे। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ।